नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। और आपको बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं पिछले कुछ समय में, उन्हें इस डेली करंट अफेयर में शामिल किया जाता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, यही हमें चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी एक चर्चा में है इसरो। तो इसरो अभी दो वजहों से चर्चा में है। एक, राजस्थान के पोखरण में परीक्षण हुआ है और अभी 14 जून को पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो हालिया खबरों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार से रॉकेट के जरिए पेलोड यानी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। यह ऐतिहासिक परीक्षण कुशीनगर यूपी में, ये थ्रस्ट होगा, ठीक है, थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस के सहयोग से किया गया है। यह परीक्षण इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया इंस्ट्रूमेंट प्रतियोगिता 2024-25 का हिस्सा था और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बड़े आयोजन की प्रस्तावना है। रॉकेट लॉन्च परीक्षण के बारे में बात करें तो इस परीक्षण के दौरान यह 15 किलोग्राम वजनी रॉकेट 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। वहीं ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट से एक छोटा सैटेलाइट यानी पेलोड बाहर आया, जो 5 मीटर नीचे आते ही पैराशूट के जरिए सुरक्षित जमीन पर उतरा। इसके साथ ही सैटेलाइट 400 मीटर के दायरे में सुरक्षित लैंड हुआ और रॉकेट भी सुरक्षित वापस आया। यह परीक्षण भविष्य में होने वाले बड़े आयोजन यानी 900 युवाओं द्वारा निर्मित उपग्रह का परीक्षण की तैयारी के लिए किया गया था। बता दें कि इससे पहले अहमदाबाद में ड्रोन आधारित परीक्षण हुए थे, लेकिन यूपी में पहली बार सीधे रॉकेट से पेलोड लॉन्च किया गया है। कुछ अन्य प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह कार्यक्रम बच्चों और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो गैर सरकारी संस्थाओं को स्पेस प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। यह परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर स्टूडेंट रॉकेटरी और मिनी सैटेलाइट निर्माण को बढ़ावा देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना की बात करें तो भारत की आज़ादी के 11 वर्ष बाद यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में, उसके 11 साल बाद जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना के बाद 11 साल और लगे। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 1958 यानी आज़ादी के 11 साल बाद डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उसके 11 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया
और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन हेतु इसरो की एक विपणन शाखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो लद्दाख में किस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी? लद्दाख टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लद्दाख यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कह रहा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कह रहा लद्दाख कृषि विश्वविद्यालय। तो लद्दाख यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और अभी जो है चर्चा में क्यों है, तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वहाँ पर गई हुई थी। तो लद्दाख में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी पहलें घोषित की गई हैं। तो वित्तीय समावेशन का क्या होता है कि हर व्यक्ति तक बैंक की पहुंच हो, वह जो है वित्तीय लेन देन करने में सक्षम हो, आसानी से उसे ऋण मिल जाए, ठीक है, और वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, ठीक है, तो उसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लेह लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय समावेशन, क्रेडिट की अंतिम छोर तक पहुंच और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। कार्यक्रम के दौरान 5.13 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए, जो विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत आवंटित किए जाएंगे। तो केंद्रीय योजनाएं क्या होती हैं, कल के क्लास में हमने विस्तार से बताया था, ठीक है, सेक्टर्स स्कीम, ठीक। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो कल वाली क्लास देखिएगा। तो कौन कौन सी योजनाओं के तहत आवंटित किए जाएंगे? मुद्रा योजना 2015 में जिसे लाया गया था, और इसके तहत जो है 3 कैटेगरी डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन से कैटेगरी हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो है इसमें शिशु, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक है शिशु जिसमें 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। 50K का मतलब 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद है किशोर, किशोर को कितने ऋण दिए जाते हैं? 50,000 से 5 लाख तक। फिर उसके बाद तरुण के अंतर्गत लोन दिए जाते हैं। तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। फिर क्या हुआ कि 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि तरुण प्लस, यानी तरुण प्लस लाया जाएगा, और जो कि इसकी ऋण सीमा कितनी होगी? 10 लाख से 20 लाख तक, ठीक है। तो ये बजट 2024-25 में लाया गया था, ठीक। तो ये मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जाने का प्रावधान है। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके तहत क्या था कि यह जो है 2008 में लाया गया था, और इसमें प्रावधान किया गया था कि जो भी व्यक्ति हैं या जो भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, उसके अंतर्गत 18 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो गई है वो इसके पात्र थे। और इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए का ऋण प्रावधान किया गया था, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसमें मंत्रालय कौन सी
प्रमुख थी, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में देख लिए। फिर स्टैंड अप इंडिया कब लाया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक, इसके तहत क्या था कि जो महिलाएं हैं, एससी कम्युनिटीज़ हैं, एसटी कम्युनिटीज़ हैं, उनमें जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि से संबंध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों हेतु ऋण प्रदान करना था, जो कि 10 लाख से 100 लाख के बीच बैंक ऋण सुविधा प्रदान करना था। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, और इसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2023 को की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? 17 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो कारीगर होते हैं या शिल्पी होते हैं, उनकी उत्पादों में गुणवत्ता में सुधार करना और घरेलू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना, और डिजिटल इंडिया के तहत इन्हें व्यापार को बढ़ावा देना, इनके व्यापार को। कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए 500 रुपये क्या किया जाता है? प्रतिदिन भत्ता भी दिया जाता है। सिद्ध और आधुनिक टूल खरीद के लिए 15,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाती है, और इसमें 3 लाख रुपए तक के ऋण भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ प्रमुख योजना और उसका लॉन्चिंग ईयर, कुछ संक्षिप्त में उसके बारे में जानकारी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए कुछ सरकारी पहले भी की गई हैं। लाभार्थियों में होम स्टे मालिक, कारीगर और छोटे उद्यमी शामिल हैं, जो सरकार के सूक्ष्म उद्यम और स्वरोजगार केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। लद्दाख में अब तक 64,000 से अधिक मुद्रा ऋण, यानी जो अभी हमने मुद्रा ऋण बताया था ना 2015 में, 600 प्लस स्टैंड अप इंडिया ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें लेह जिले में बड़ी भागीदारी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों की सक्रियता भी बढ़ी है, और बीते 2 वर्षों में कुल ऋण वितरण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्र में अब 500 से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट है, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की संख्या भी बढ़ रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1965, ऑप्शन बी कह रहा है 1970, ऑप्शन सी कह रहा है 1975, ऑप्शन डी कह रहा है 1980। तो अभी जो है भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कब हुए हैं? 2025 में, और इसलिए यह चर्चा में है। तो यह 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में मगरमच्छ संरक्षण वर्ष 2025 में भारत के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उड़ीसा वह एकमात्र राज्य है जहां तीनों देशज मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? घड़ियाल, नमकीन पानी का मगरमच्छ या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसे आप बोलते हैं, मगर, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ओडिशा ने भारत के पहले वैज्ञानिक संरक्षण प्रयासों की नींव रखी जब 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की मदद से यह परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना टिकरपाड़ा घड़ियाल और डंगमाल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल में इनक्यूबेशन व रियरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं इनके संरक्षण के लिए। भारत में मगरमच्छ संरक्षण की बात करें तो उड़ीसा पहला राज्य था जिसने विशेष वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट नियुक्त किए और घड़ियाल प्रजनन पूल बनाए। और कहाँ पर बनाए थे? नंदन कानन में। उड़ीसा में ही पहली बार विदेश से यानी फ्रैंकफर्ट जूलॉजिकल सोसाइटी ने नर घड़ियाल लाया गया।
प्रजनन के लिए, और भीतरकनिका और सनकोशिया को क्रमशः नमकीन मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बाद में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दर्जा दिया गया है। ओडिशा पहला राज्य बना जिसने कैद में पाले गए मगरमच्छों को फिर से जंगल में छोड़ा था। भारत का पहला क्रोकोडियन विषय में पीएचडी धारक भी ओडिशा से हुआ। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की। नई परियोजना घड़ियाल को गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी जैसे नदियों के ऐतिहासिक क्षेत्रों में फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न है, डाइवर्टिकुलर बीमारी मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो देखिए, अभी जो है पश्चिमी जो कंट्री हैं उनमें ज़्यादातर ये बीमारी देखी जा रही है। और यह किस शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी यकृत। तो यह जो है बड़ी आंत को प्रभावित करती है, बड़ी नहीं बड़ी होगा, ठीक है। बड़ी आंत को प्रभावित करती है यानी कोलन को प्रभावित करती है। चलिए व्याख्या को देखें। तो डाइवर्टिकुलर डिजीज बड़ी आंत यानी कोलन की एक आम स्थिति है जिसमें कोलन की दीवार में छोटे छोटे उभार या थैलीनुमा पाउच बन जाते हैं। यह स्थिति आमतौर पर कोलन की मांसपेशी दीवार के कमजोर पड़ने के कारण होती है। जब ये पाउच सूज जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तब उसे डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। पश्चिमी देशों में लगभग 70% लोग 80 वर्ष की आयु तक इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अब यह स्थिति युवा वयस्कों में भी देखी जा रही है, जिसका कारण प्रोसेस्ड व कम फाइबर युक्त आहार को लेना शामिल है। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? ऐसे फूड जो पहले से ही बने बनाए होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा गर्म पानी में डालिए और तैयार हो जाते हैं, ठीक है, खाने के लिए। तो वो हो गए प्रोसेस्ड फूड। और बिना फाइबर यानी कम फाइबर युक्त भोजन जो होता है जिसमें रेशे नहीं होते हैं, उनको लेने से ये बीमारी खासतौर से हो रही है। डाइवर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात करें तो कई लोगों को कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ को पेट के बाएं निचले हिस्से में दर्द होता है। भोजन के बाद असहजता, गैस, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लक्षण अक्सर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे अन्य पाचन रोगों से मिलते जुलते हैं, जिससे निदान कठिन हो जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस में लक्षण ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे लगातार पेट दर्द, तेज बुखार, मतली और मल त्याग में बदलाव। समय पर इलाज न होने पर डाइवर्टिकुलाइटिस जटिलताओं को जन्म दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो दक्षिण अफ्रीका ने WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट जो टूर्नामेंट है उसका फाइनल 2025 में किस टीम को हराया है उसके फाइनल में? तो अभी क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड टेस्ट का आयोजन किया गया था, यह जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इसीलिए यह चर्चा में है। और ये तीसरी थी विश्व स्तर पर, ठीक है। तो पहली जो हुई थी 2019 में, 2019 से 21 के बस समय हुई थी। उस समय भारत यानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसमें न्यूजीलैंड विजयी रहा था। फिर जो है दूसरा जब हुआ 2021 से 23 के मध्य, तो भारत यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। फिर से भारत जो है हार गया था, ठीक है। तीसरा जो हुआ है 2023 से 2025 के मध्य हुआ और इसमें साउथ
अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टिसिपेट किए, ठीक है, और इसमें साउथ अफ्रीका विजयी हुआ। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो WTC फाइनल 2025 में दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह जीत दक्षिण अफ्रीका की 27 वर्षों बाद पहली बड़ी ICC ट्रॉफी है। जो पिछली बार दक्षिण अफ्रीका ने जीता था वो कब जीता था? 1998 में जीता था। मैच जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया, ठीक है, और रन इसमें 282 रन का लक्ष्य टेस्ट इतिहास में लॉर्ड्स में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है। आखिरी रन विकेट कीपर काइल वेरायन ने कवर ड्राइव से बनाकर जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने 8 टेस्ट मैच लगातार जीते हैं, जो टीम का दूसरा सबसे लंबा विजयी क्रम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन 1 कह रहा है राजस्थान के पोखरण में हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV रुद्राज का सफल परीक्षण किया गया। कथन 2 कह रहा है यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन यानी कथन 3 कह रहा है UAV एक मानव रहित विमान प्रणाली होती है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या यह स्वचालित रूप से बिना पायलट के उड़ सकता है। अब सही कथन का चयन करना है, विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं, ठीक है, और इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, अभी 2025 का जो UPSC का जो प्री हुआ था उसमें UAV से संदर्भित प्रश्न आया था, तो इसके आप इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। तो चलिए, राजस्थान के पोखरण में हाइब्रिड मानव रहित यानी उसमें कोई मानव नहीं बैठता है, ड्रोन की बात कर रहा है असल में, हवाई वाहन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के माध्यम से रुद्रास्त्र ने अपनी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं, विस्तारित उड़ान रेंज, रियल टाइम निगरानी और 50 किलोमीटर की दूरी पर सटीक लक्ष्य को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुद्रास्त्र के बारे में बात करें तो यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDEL द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है। UAV एक मानव रहित विमान प्रणाली होती है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या यह स्वचालित रूप से बिना पायलट के उड़ सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAVs लंबवत रूप से उड़ान भर सकते हैं, मतलब इस तरीके से, और उतर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। इससे रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आसानी से कठिन परिस्थितियों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। UAV के प्रकार की बात करें तो वजन के आधार पर ड्रोन नियम 2021 के अनुसार 250 ग्राम तक के जो UAV होते हैं यानी ड्रोन जो होते हैं उसे नैनो की कैटेगरी में रखते हैं। 250 ग्राम से 2 किलो तक के ड्रोन माइक्रो की कैटेगरी में रखे जाते हैं। 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक स्मॉल की कैटेगरी में और 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक मीडियम की कैटेगरी में, और लार्ज जो होते हैं 150 किलोग्राम से ज़्यादा उन्हें लार्ज की कैटेगरी में रखा जाता है। वजन लिफ्ट सतह की संरचना के आधार पर देखें तो रोटरी विंग ड्रोन यानी जिसके विंग जो है रोटेट करते रहते हैं उसके आधार पर, तो रोटरी विंग ड्रोन ये हवा के नीचे धकेलने के
लिए घूमने वाले ब्लेड का उपयोग करके हवा में उठते हैं और खुद को लंबवत रूप से ऊपर उठाते हैं। सिंगल रोटर भी होता है इसमें और मल्टी रोटर भी होता है। तो सिंगल रोटर मिनी हेलीकॉप्टर की तरह होता है और मल्टी रोटर कई प्रोपेलर इसमें लगे होते हैं। दूसरा होता है एक फिक्स्ड विंग, यानी जो विंग होता है उसमें रोटेट नहीं करता है। विमान की तरह कठोर पंख होता है, लंबी दूरी और भारी भार के लिए आदर्श होता है। ठीक है। तीसरा होता है हाइब्रिड, यानी वर्टिकल जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वो हाइब्रिड में रखे जाते हैं। रोटरी और फिक्स्ड विंग का मिश्रण होता है, लंबवत टेक ऑफ करता है और क्षैतिज उड़ान भी भर सकता है, यानी कि इस तरीके से भी और इस तरीके से भी जा सकता है। ठीक है। तो ये हाइब्रिड वाले हो गए। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी कुल रेंज लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित 170 किलोमीटर है, जो अभी वर्टिकल टेक ऑफ रेंज की बात करते हैं, लैंडिंग की बात करते हैं तो 170 किलोमीटर है। यह लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें सटीक दिशा निर्देशित यानी एंटी पर्सनल वायर हेड लगे हैं जिन्हें मध्यम ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है। यह लाइव वीडियो भेज सकता है और स्वचालित मोड में लॉन्च स्थान पर वापस लौट सकता है। इसकी विशेषताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है 2024 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 123.2 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित लोगों में 40% बच्चे थे। कथन दो कह रहा है जबरन विस्थापन से खाद्य संकट का सामना, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और सरकार पर दबाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। और जबरन विस्थापन से खाद्य संकट का सामना, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और सरकार पर दबाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है। और अभी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी जिसे हम लोग UNH माफ कीजिएगा दोस्तों, सही से चल नहीं रहा पेन, HCR ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है, इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 में जबरन विस्थापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो जबरन विस्थापन उन परिस्थितियों को कहते हैं जब कोई व्यक्ति उत्पीड़न, हिंसा, मानवाधिकार हनन, आपदाओं आदि के कारण अपनी जन्मस्थली छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, तभी उसे जबरन विस्थापन कहते हैं। अभी देखिए जो इजराइल के द्वारा ईरान पर आक्रमण किया गया और बदले में ईरान द्वारा भी इजराइल पर आक्रमण किया जा रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ लोग विस्थापित होंगे और एक प्रकार से जबरन विस्थापन ही हो रहा है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 जारी की है, उसके अनुसार क्या है ये हमने बता दिया। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र की बात करें तो 2024 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 123.2 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हो गए थे। कितना? 123.2 मिलियन लोग। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत भारी संख्या है। इन विस्थापित लोगों में 40% बच्चे थे। 1/3 से अधिक जबरन विस्थापित लोगों में सूडानी, सीरियाई, अफगान या यूक्रेनी नागरिक थे। तो कौन कौन से? सूडानी, सीरियाई, अफगानिस्तान और यूक्रेनी नागरिक थे। वर्ष 2024 के अंत में 73.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो रहे थे। आंतरिक रूप से विस्थापित से आशय है अपने देश में ही किसी अन्य जगह विस्थापित के रूप में रहना। जबरन विस्थापन से
उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो खाद्य संकट का सामना करने के लिए मजबूर होना, यानी आजीविका समाप्त हो जाने की वजह से विस्थापित लोग बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। वहीं शरणार्थी शिविरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय यानी सरकारी खर्चे में वृद्धि होती है। जिन देशों में विस्थापित लोग रह रहे होते हैं वहाँ की सरकारों को इनके रहन सहन और देखभाल के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। सामाजिक तनाव में भी वृद्धि होती है, जैसे संसाधन सीमित होने की वजह से होस्ट देश के लिए स्थानीय समुदाय और विस्थापितों के बीच प्रायः टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होस्ट देश का मतलब क्या है? जिस देश में विस्थापित होकर के आए हैं, ठीक है। और विस्थापितों के बीच प्रायः टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। बेरोजगारी की समस्या भी होती है। विस्थापितों के आने से होस्ट देश का श्रम और उपभोक्ता बाजार प्रभावित होता है। जैसे कोई भी ये देश है मान लीजिए, ठीक है, और इस देश में कुछ लोग इन्वेजन करके आ गए, ठीक है, विस्थापित होकर के, तो क्या हुआ, यहाँ के संसाधन यूज करेंगे, यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, ठीक, और यहाँ से कुछ वस्तुएं भी खरीदेंगे, तो ये क्या होगा, बाजार जो है प्रभावित होगा यहाँ का। चूँकि अधिकतर विस्थापित लोग कम कुशल होते हैं, इसलिए वे होस्ट देश में अनौपचारिक और कम कौशल वाले रोजगार करना शुरू कर देते हैं। इससे होस्ट देश के नागरिकों के लिए अनौपचारिक और कम कौशल वाले रोजगार कम हो जाते हैं। इससे युवा एवं महिला श्रमिक अधिक प्रभावित होते हैं। जबरन विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए कुछ उठाए गए कदम, तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018 की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया है। यह प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम की बात करें, इसे 2009 में विश्व बैंक ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य जबरन विस्थापन से निपटने के लिए वैश्विक विकास उपायों को सशक्त करना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के बारे में बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना की बात करें तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था। उद्देश्य क्या है? संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल निवास क्षेत्र से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना। इसकी उपलब्धियों की बात करें तो UNHCR को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये प्रमुख इसकी उपलब्धि है। 1954 और 1981 में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एग्री स्टैक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है जो किसान पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और योजना लाभों को एकीकृत करता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इसका मुख्य विचार डेटा संचालित उपकरणों का उपयोग करके कृषि सेवा वितरण को व्यक्तिगत बनाना है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है इसके तहत PM किसान, PMFBY और KCC जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ किसान ID का एकीकरण शामिल है। तो इस संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। एग्री स्टैक है क्या? तो एग्री स्टैक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्मों का एक डिजिटल रूप से इकोसिस्टम है, ठीक है। किसान पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और योजना लाभों को एकीकृत करता है। तो इसमें क्या किया जाता है? किसान की पहचान, उसमें भूमि का रिकॉर्ड और फसल डेटा और योजनाओं के लाभों को एकीकृत किया जाता है, यानी एक जगह स्टोर किया जाता है। इसका मुख्य विचार डेटा संचालित उपकरणों का उपयोग करके कृषि सेवा वितरण को व्यक्तिगत बनाना है। उदाहरण के लिए लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एग्री स्टैक को PM किसान,
पीएम फसल बीमा योजना और केसीसी और एमएसपी खरीद के साथ जोड़ना। सम्मेलन की मुख्य बातों की बात करें तो किसान की सटीक पहचान के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और आधार सीडिंग के महत्व पर बल दिया गया। मंत्रालय ने एग्री स्टैक का अवलोकन प्रदान किया जिसमें पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, केसीसी जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ किसान आईडी का एकीकरण शामिल है। सीकेओ ने डिजिटली वेरिएबल क्रेडेंशियल की शुरुआत की जिसे किसान पहचान पत्र भी कहा जाता है, जो किसानों को विशिष्ट भूमि पार्सल और फसलों के लिए प्रमाणित क्रेडेंशियल बनाने की अनुमति देता है। ये डीवीसी डिजिलॉकर के साथ एकीकृत हैं और भूमि म्यूटेशन पर गतिशील रूप से निरस्त हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अंतर पीढ़ीगत संवाद में बाधक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है जनरेशन गैप्स परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार दो पीढ़ियों में अंतर केवल उम्र से नहीं बल्कि शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी से भी आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पीढ़ियों के बीच में संवाद में बाधक कारक 76% बुजुर्ग और 74% युवा मानते हैं कि युवाओं की व्यस्त दिनचर्या सबसे बड़ी बाधा है। अब ये देखिए अंतर पीढ़ीगत यानी दो पीढ़ियों के बीच में अंतर हुआ है, मतलब दो पीढ़ियों के बीच में संवाद यानी कम्युनिकेशन, बातचीत का तरीका, ठीक है, इसमें क्या है परिवर्तन हुआ है और ये इंडियन सोसाइटी से संदर्भित है, ठीक है, भारतीय समाज से संदर्भित है। ठीक, तो अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उसमें इसके संदर्भ में ये बताया गया है। ठीक है, तो जनरेशन गैप परसेप्शन इंडेक्स जारी हुआ है, इसके जरिए ये प्रमुख बातें निकल करके आई हैं। तो इस संदर्भ में दोनों विकल्प कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो ये हालिया रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, लेकिन वे उनसे खुद को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। हालिया जनसांख्यिकी बदलाव और परिवार की संरचना में परिवर्तन की वजह से अलग अलग पीढ़ियों के संबंध भी बदल गए हैं। इस बदलाव की वजह से बुजुर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और युवा अलग अलग अपेक्षाओं के कारण मुश्किलों का सामना करते हैं। उपयुक्त समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों पीढ़ियों के बीच यानी अंतर पीढ़ीगत प्रभावी संवाद आवश्यक हो जाता है। संवाद क्या है? संवाद क्या है? अपनी भावनाओं को बताने का माध्यम है। ठीक है, जब हम किसी को अपने बातों के जरिए, अपने लेखनी के जरिए या किताबों के जरिए, म्यूजिक के जरिए जब दूसरे से संवाद करते हैं, दूसरे से फीडबैक लेते हैं, तो क्या होता है? एक लगाव उत्पन्न होता है, भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है। और जब संवाद ही नहीं हो पाएगा तो भावनात्मक लगाव नहीं उत्पन्न हो पाएगा। अलग अलग विषयों पर युवाओं और बुजुर्गों की अलग अलग सोच है, जैसे कि विषय धारणा के स्तर पर भिन्न सोच, यानी इसमें बुजुर्गों एक तरफ युवाओं की सोच बताया गया है और बुजुर्गों की सोच। तो वे बुजुर्गों को बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखते हैं। बुजुर्गों की सोच क्या है कि भावनात्मक रूप से खुद को उपेक्षित और आज़ादी में कमी महसूस करते हैं। डिजिटल डिवाइड यानी बुजुर्ग डिजिटल डिवाइस चलाना सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, युवाओं का मानना है। वहीं बुजुर्गों का मानना है कि युवाओं में धैर्य की कमी है और वे किसी विषय के बारे में जल्दीबाजी में व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। अब युवाओं में एनर्जी ज़्यादा होती है, बुजुर्गों में थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो किसी भी चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लेते हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों की सोच यही है कि युवाएं जल्दीबाजी में रहते हैं। ठीक है,
पारिवारिक बनाम पेशेवर तरीके से देखभाल, यानी युवा अपने बुजुर्ग माता पिता की खुद से देखभाल करने की बजाय किसी पेशेवर को इसके लिए कार्य पर रखना पसंद करते हैं, युवाओं की सोच है। वहीं बुजुर्गों की सोच है कि वे बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है। बढ़ती आयु में आकांक्षाएं, यानी परिवार या सेवानिवृत्त समुदायों के निकट स्वतंत्र जीवन यापन हो, जबकि बुजुर्ग की सोच है कि वृद्धावस्था में परिवार आधारित जीवन यापन हो। ठीक है। तो ये समाज की स्थिति है, दर्शा रही है। आप लोग इसे इंडियन सोसाइटी से जोड़ सकते हैं। अंतर पीढ़ीगत संवाद में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो जनरेशन गैप परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार दो पीढ़ियों के अंतर केवल उम्र से नहीं बल्कि शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी से भी आता है। पीढ़ियों के बीच में संवाद में बाधक कारक 76% बुजुर्ग और 74% युवा मानते हैं कि युवाओं की व्यस्त दिनचर्या सबसे बड़ी बाधा है। संवाद सहजता की सीमा है। यह अलग अलग विषयों और अलग अलग रिश्तों पर निर्भर करती है। जीवन जीने से जुड़ी सलाह जैसे विषयों पर दोनों पीढ़ियों के बीच तुलनात्मक रूप से सहज रूप से वार्ता होती है, लेकिन करियर या शिक्षा की योजनाएं सबसे अहम संवाद मानी जाती है। दो पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की गई हैं। तो बुजुर्गों की संवेदनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में इस विषय को शामिल करना चाहिए ताकि युवाओं में अपने बुजुर्गों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति विकसित हो सके। अब सहानुभूति देखिए विकसित करना क्या है, ये एथिक्स का भी टॉपिक है। ठीक है। तो एथिक्स से भी जुड़ता है। युवाओं के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, डिजिटल बड़ी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके तहत तकनीकी रूप से कुशल युवा बुजुर्गों को धैर्यपूर्वक डिजिटल डिवाइस का उपयोग करना सिखाएंगे। समुदाय द्वारा संचालित वृद्धजन सहायता केंद्रों की स्थापना। इन केंद्रों में वृद्धजनों को देखभाल की सभी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनमें भावनात्मक सलाह आदि भी शामिल होना चाहिए। अलग अलग पीढ़ियों के बीच मिलन कार्यक्रम संचालित करना, जैसे विजडम एक्सचेंज के तहत बुजुर्ग अपने पारंपरिक कौशल साझा करते हैं और युवा इन बुजुर्गों को आधुनिक ज्ञानों से अवगत कराते हैं। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इसके महत्वता को समझ रहे होंगे और जो जिस प्रकार से अभी एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है उस प्रकार से आप अपने आप को भी तैयार रखिए। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा क्योंकि व्याख्या ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझाने का मन तो करता है लेकिन समय की बाध्यता रहती है, ज़्यादा लंबा हो जाने पर आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए ताकि हम आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।